हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टारगेट इन गोल में। आज के वीडियो में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल का, जिसमें से जो चैप्टर का नाम है वो है वायु। आप सब जानते हैं कि वायु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर वायु ना हो तो हमारा जीवन संभव ना हो। हमारे आसपास जो पूरा वायुमंडल है, ये वायुमंडल हमें बहुत सारी गैसों से बना हुआ नज़र आता है और ये जो वायुमंडल है ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है और हमें जीवन भी प्रदान करता है। तो जीवन कैसे प्रदान करता है? चूँकि हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए वायु हमें कहाँ से मिल रही है? इसी वायुमंडल से मिल रही है। और हमें सुरक्षा ऐसी प्रदान करता है ये कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनको डायरेक्ट नहीं आने देता है पृथ्वी पर, बल्कि वो क्या करता है कि उनको क्षणित कर लेता है और फिर बाद में आने देता है। तो इस प्रकार से ये हमारी सुरक्षा भी करता है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें जीवन भी देता है। अगर ये वायुमंडल ना हो तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर जीवन नहीं होगा। और दूसरी बात, ये पृथ्वी बहुत ही गर्म हो जाती और यह बहुत ही ठंडी हो जाती। रात में बड़ी ठंडी हो जाया करती और दिन में बहुत गर्म हो जाया करती। लेकिन वायुमंडल है, इसलिए इस पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान जो है वो एक नियत रहता है। देखिए, ये वायुमंडल का कुछ संगठन है। संगठन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वायु है वो कितनी कितनी है। तो पूरा हमारा जो वायुमंडल है, उस पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा है 78%। इसके बाद ये 21% ऑक्सीजन है और फिर इसके बाद में आर्गन गैस है 0.93% और 0.04% है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर अन्य गैसों में 0.04 अन्य गैसें हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो इस प्रकार ये संगठन है, मतलब 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93, ठीक है। इसके बाद जो अन्य गैसें हैं वो कितनी हैं? 0.04%। तो इस प्रकार से ये पूरा वायुमंडल का संगठन है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी गैसें हैं, जो हीलियम है, आर्गन है, नियान है, ये कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होता है कि हम सारी गैसों को एक साथ लेते हैं और फिर जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। देखिए, जो ये वायुमंडल है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, इसका अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि ना हो तो पूरा जो हमारा वायुमंडल है वो कैसा हो जाए कि तापमान में पूरा ही बदल जाए। अगर ये गैस ना हो तो पृथ्वी पूरी रात में ठंडी हो जाया करे और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाया करे। लेकिन हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है कि पृथ्वी को ना तो पूरी तरह ठंडी होने देता है और ना ही पूरी तरह गर्म होने देता है, और इस वायु को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती है कि पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म होने से और बहुत अधिक ठंडा होने से बचाती है। लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब ये वायुमंडल को थोड़ा बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिसे हम भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये काम करती कैसे है? तो क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें आती हैं तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उपस्थित है, वो उस
किरणों को अंदर आने देती है। लेकिन जब पृथ्वी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद फिर पृथ्वी क्या होती है, रात में ठंडी होती है। तो जब ये ठंडी होती है तो ये जब ऊष्मा को वापस भेजने लगती है ऊपर की ओर, तब क्या होता है, इस स्थिति में यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस ऊष्मा को रोक लेती है और पृथ्वी को पूरी तरह से ठंडी होने से बचा लेती है। तो इस प्रकार से ये काम करती है, एक कंबल की तरह कुल मिला के इसको ढक लेती है। अब जब ये वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में यदि बढ़ जाए तो क्या करेगी, ये ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को रोक लेगी। तो इस स्थिति में हमारा जो वायुमंडल है वो क्या होगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का जो तापमान है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। इससे बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो यहाँ पर जो हमारे ऊंचे ऊंचे स्थान जैसे हमारे पर्वत हो गए, है ना, हिमालय हो गया या और ध्रुवीय जगहों पे हो गया, वहाँ पर जो बर्फ़ है वो फिर ज़्यादा पिघलने लगती है। और देखिए ये जो हमारी वायु का संगठन है, इसमें से हमने ये तो देखा कि 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसका उपयोग कैसे होता है, तो देखिए अभी हमने देखा कि जब हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन और अन्य गैसों को साथ में लेते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग कैसे करते हैं, तो पेड़ पौधे ऐसे उपयोग करते हैं कि जब पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी दाल वाला पौधा है या कुछ और इसी तरह के पौधे हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जड़ों पर कुछ छोटे जीव रखते हैं, वो सहजीवन जीते हैं। जैसे कोई एक दाल वाला पेड़ है मान लीजिए और इसकी ये जड़ें हैं, तो इन जड़ों पर एक क्या होगी, कुछ गांठें होती हैं और इन गांठों पे राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु क्या करता है कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, उसका रूप बदल देता है और फिर ये उस पौधे को यहाँ पर दे दी जाती है। तो इस प्रकार से वो सीधे उपयोग न करके उसके बदले हुए रूप में प्रयोग करते हैं। और देखिए जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बराबर मात्रा कैसे बनी रहती है। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो है वो सांस के द्वारा ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। इसका संतुलन बना रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में उसको ग्रहण करते हैं। जब वो भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर खींचते हैं और उसके बदले वो ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पशुओं और मनुष्य द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। इसलिए ये बराबर तापमान ये जो गैस हैं ये नियंत्रित होती रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वायु का एक गुण होता है, जब वायु गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है और फैलती है। एक छोटा सा प्रयोग सोचिए, अगर आप कैंडल जलाएं तो कैंडल की जो लौ होती है वो ऊपर की ओर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके आसपास की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और फैलती है। इसलिए कोई भी वायु जब गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है और फैलती है, और अगर वायु नीचे ठंडी होती है तब वो वायु क्या होती है कि नीचे की ओर बैठती है। तो ये वायु का एक प्रक्रम है फ्रेंड्स, कि अगर गर्म होगी तो ऊपर उठेगी और या फिर अगर ठंडी होगी तो नीचे बैठेगी। देखिए यहाँ पे भूमंडलीय तापन के कुछ वो फिगर लगाए गए हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसका ताप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इस तरह से होती है जैसे हम बहुत सारे फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं और हम मोटर गाड़ी बहुत सारी चलाते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल की संरचना कैसी है, अब ये पढ़ते हैं। देखिए वायु जो वायु है और वायुमंडल है उसका अपना एक संगठन है और संगठन के साथ साथ में उसकी संरचना है।
हमें ये नज़र आता है कि वायु जो है वो एक ऐसी ही हमें संहिता समझ में आती है कि सारी जगह वायु है पूरे ग्लोब में, पूरी पृथ्वी पे। लेकिन ये सच तो कुछ परतों में बटी हुई है, जिसमें से इसका जो पहला परत है वो कहलाता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, इसके बाद में होता है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से ये बटी हुई है। यहाँ पर देखिए ये पूरा फिगर एक दिखाया गया है, जिसमें से ये बताया गया है कि किस तरह से ये बटी हुई है। तो यहाँ पर हम फिगर को नीचे से अगर देखें, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये क्षोभ सीमा है, मतलब कि क्षोभ मंडल यहाँ तक है, ठीक। इसके बाद और ऊपर जाइए तो ये समताप मंडल का देखिए दिया है, और यहाँ पर देखिए समताप मंडल पे ही क्या है, ओजोन है, ठीक है। इसके और ऊपर जाएंगे आप तो ये देखिए समताप सीमा मिल जाएगी आपको, इधर समताप सीमा, फिर इसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको मध्यमंडल मिल जाएगा, और इसके साथ साथ और जब ऊपर आप बढ़ेंगे तो ये मध्य सीमा मिल जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगा देखिए क्या, बाह्य वायुमंडल, और इसके और ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से ये बटा हुआ है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और इस फिगर में देखें आप कि देखिए ये परतें जो हैं वो क्रम से नीचे से ऊपर की ओर बटी हुई हैं, और यहाँ पर ये देखिए एक छोटी सी आपको लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, देखिए ये जो लाइन है ये, और फिर ये ऐसे गई फिर ऐसे गई, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन है फ्रेंड्स ताप की, कि किस सीमा में ताप कैसा रहता है। तो देखिए हमारी जो नीचे वाली सीमा है वो यहाँ से मतलब कि ताप ये देखिए यहाँ से कम हो रहा है, ठीक है। फिर और ऊपर के जाइए तो यहाँ पर ताप बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से ये सीमा दिखा रहा है। अच्छा एक एक अब यहाँ पे मंडल को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए जो क्षोभ मंडल है जिसको हमने अभी देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण मंडल है। क्यों? क्योंकि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी जो मौसम संबंधी जो घटनाएं हो रही हैं वो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाओं का मतलब है कि पानी बरस रहा है ना, हवा तेज चल रही है, बादल हैं, कोहरा है, ये सब कुछ किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। और इसी मंडल पे मौजूद जो गैस है वो हम सांस के द्वारा लेते हैं, और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो इसी में होता है। जैसे मैंने बताया कि वर्षा, कोहरा है ना, ओलावृष्टि, ये सब इसी में होता है। इसके ऊपर थी देखिए क्या, समताप मंडल। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर था, और इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर होती है। तो हमने देखा कि क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर, फिर इसके ऊपर 50 तक जाएंगे, 13 से 50 तक, तो वहाँ पर मिल जाएगा हमें समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब है यहाँ पे जो ताप है वो लगभग समान रहता है, उसमें से बढ़ोतरी थोड़ा सा होती है, लेकिन उसमें ये उसकी ये फैसिलिटी है या फिर उसकी ये क्वालिटी है कि वहाँ पर बहुत सारी मौसमी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। जैसे वहाँ पर ना तो वर्षा होती है, ना तो वहाँ पर कोहरा होता है, ना धुंध होती है, ना ओलावृष्टि होती है। तो वो शांत जोन होता है, इसलिए हवाई जहाज के उड़ाने के लिए वो क्षेत्र बहुत ही अनुकूलित होता है। और एक विशेषता ये होती है, जैसे मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था, कि जो समताप मंडल है उसमें से ओजोन होती है। तो ओजोन एक गैस है जो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनको वो, ये देखिए ये ओजोन है, तो ओजोन क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरणें हैं उनको यहाँ पर रोक लेती है, ठीक है। जैसे ये किरणें आएंगी तो वो यहाँ पर रोक लेगी उनको, और नीचे ज़मीन पर नहीं आने देगी। तो क्या होगा कि हम उन खतरनाक किरणों से बच जाएंगे, नहीं तो उनसे शरीर में कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें देखिए मिलता है क्या, मध्यमंडल, ठीक है। अब मध्यमंडल क्या है कि 50 से 80 तक अगर हम पहुँचें तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, मध्यमंडल, कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल। और यहाँ से हम अंतरिक्ष से देखिए आप उल्का देखे होंगे, उल्का कभी कभी अगर आकाश की ओर देखें तो लगेगा कि कोई एक टूटती हुई ये तारा इस तरह का आ रहा है, उल्का है। तो ये क्या है कि इसी क्षेत्र में फ्रेंड्स मध्यमंडल में आके
वहाँ पर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उन पे घर्षण जैसे लगता है वायु का, तो वो विखंडित हो जाते हैं। इसके ऊपर है कौन सा मंडल? बाह्य मंडल। देखिए ये जो बाह्य मंडल है इसमें एक विशेषता है आयन की, आयन मंडल होने की विशेषता है। तो आयन मंडल का ये मतलब है कि जो भी हमारी जैसे रेडियो हमारा बोल रहा है या फिर हमारा इंटरनेट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? हो रही हैं इस बाह्य मंडल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयनित किरणें कुछ कण पाए जाते हैं जो पृथ्वी से भेजी गई चुंबकीय किरणों को वापस भेज देते हैं। तो इसलिए जो रेडियो संचार है ये सारा इसी क्षेत्र में संभव हो पाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वायुमंडल की वो कितनी है? 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है। इसके जो बाहर देखिए हम जाते हैं तो फिर क्या मिल जाता है हमें? बहिर्मंडल मिल जाता है। और बहिर्मंडल जो है वो फिर अनंत ऊंचाई तक मिलता है, जहाँ तक कि फिर वायु की सीमाएं पाई जाती हैं। और इन क्षेत्रों पे अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही मिलती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा हमारा जो वायुमंडल है वो बटा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं मौसम एवं जलवायु। दो शब्द हैं यहाँ पर, एक मौसम और एक जलवायु। तो मौसम क्या है और जलवायु क्या है? आपने अधिकांशतः सुना होगा कि आज मौसम खराब है, आज पानी अगर बरस रहा है तो आप कहेंगे आज पानी वाला मौसम हो गया, या फिर अचानक तेजी धूप हो सकती है, या फिर किसी आंधी हो सकती है, बहुत तेजी वायु हो सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा, इसमें बता रहे हैं जैसे कि अगर मैच हो रहा है तो मैच में अगर मौसम खराब हो गया तो फिर मैच रद्द हो जाएगा, मैच नहीं होगा। तो ये जो मौसम है, मौसम क्या है कि कुछ दिनों का या फिर घंटों का या फिर कुछ ही समय में होने वाली जो मौसमी घटनाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रेंड्स क्या? मौसम। मतलब कि ऐसी घटनाएं जो त्वरित हो रही हैं। लेकिन अगर वही घटनाओं का क्रम लगातार बना रहे लगभग 30 वर्ष तक, तब हम उसे कहते हैं जलवायु। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को बताता है, जैसे आर्द्र होना है ना मौसम का, या फिर शुष्क होना, या फिर इसी बादल होने, है ना। तो इस तरह की ये मौसम है। तो मौसम जो है वो प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन जलवायु जो है वो प्रतिदिन नहीं बदलती है, वो लंबे समय पर अपना बदलाव दिखाती है। एक और यहाँ पर देखिए फैक्ट्स दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य द्वारा जितनी ऊर्जा दी जा रही है, जितनी ऊष्मा दी जा रही है, उसका सिर्फ 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। अगर मतलब टुकड़े में रखा जाए तो 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है, और तब भी हमारे यहाँ देखिए इतनी गर्म स्थिति हो जाती है। तो ये इसका मतलब है कि सूर्य बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है? ऊर्जा उत्पादित कर रहा है नाभिकीय संलयन के माध्यम से। तापमान, देखिए तापमान को जैसे हमने देखा था कि ये वायुमंडल है, जो वायुमंडल क्या करता है? उन किरणों को, जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करके सोख के रखता है, इसलिए तापमान होता है। और यदि ये ना हो तो क्या होगा कि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो बिल्कुल ठंडा भी पृथ्वी हो सकती है और पृथ्वी बहुत गर्म भी हो सकती है। तो इसलिए ये तापमान, वायुमंडल क्या है? तापमान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए जो वायुमंडल का तापमान है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के हिसाब से बदलता है। जैसे ठंडी वाले ऋतु में क्या होता है? तापमान कम होता है, गर्मी वाले ऋतु में तापमान ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से तापमान अपना काम करता है। यहाँ पर देखिए कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं, जिसमें से तापमापी दिखाया गया है, ठीक है, थर्मामीटर जो ताप को मापता है, वायु दाब मापी दिखाया गया है, बैरोमीटर जो वायु दाब को मापता है। यहाँ पर देखिए एक वर्षा मापी भी दिखाया गया है। तो ये एक छोटा सा इस तरह का पात्र होता है वर्षा मापी, और यहाँ पर कीप रखी होती है, और पानी जितना भी आता है उसकी ऊंचाई को नाप के देखते हैं कि वर्षा कितनी हुई। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ये है वायु का दिशा मापी। और एक फ्रेंड्स ये है कि जो वायु है जो
जिस दिशा से आ रही होती है उसी का नाम दिया जाता है। जैसे हम ये ऐसे कहें, देखिए यहाँ पर ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण, इस तरह से हो गया। अगर यहाँ से पूर्व से चलेगी हवा तो हम कहेंगे इसको पूर्वी हवा या फिर पूर्वाई, पश्चिम से चलेगी तो इसको कहेंगे पछुआ हवा, उत्तर से चले जाएगी तो उत्तर और दक्षिण से चलेगी तो दक्षिण। तो इस प्रकार से वायु का नाम दिया जाता है। एक देखिए एक टर्म है या एक शब्दावली है यहाँ पे, आतपन। ये क्या होता है? देखिए आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। मतलब कि जैसे सूर्य से जो आती है ऊर्जा, तो पृथ्वी सारी तो बाहर नहीं फेंक देती है, उसको कुछ क्या करती है, वो अपने में स्टोर करके रखती है, तो उसे ही बोलते हैं आतपन। और देखिए जो आतपन होता है ये भूमध्य रेखा में ज़्यादा होता है। जैसे कैसे? देखिए अगर हम ये बात करें कि हमारी ये एक पूरी पृथ्वी है फ्रेंड्स, ठीक है, और इसका ये इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और यहाँ पर ये ध्रुव है। तो अगर हम इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो तापमान क्या होती है, कमी होती जाती है ना, और ध्रुव क्या होते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो ध्रुव इसीलिए ठंडे हैं क्योंकि वहाँ पर जो आतपन है वो कम रहता है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। और जो हमारे जो भूमध्य रेखा या और जो क्षेत्र रहते हैं वो क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। देखिए जो गांव है तो गांवों के अपेक्षा जो शहर होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कंक्रीट की बिल्डिंग बनी होती हैं, इस्पात के बहुत सारी बिल्डिंग्स इस्पात और कंक्रीट मिला के बनी होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए। और दूसरी चीज़ ये रात में पूरी ऊष्मा बाहर नहीं फेंक पाते हैं, तो कुछ ऊष्मा ये निर्मुक्त करते हैं, कुछ ऊष्मा ये स्टोर किए रहते हैं, इसलिए जो नगर होते हैं वो अधिकांशतः ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और जो ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं वो क्या करते हैं कि ऊष्मा को भी अपने आप में स्टोर करके रखे रहते हैं, इसलिए नगर ज़्यादा गर्म होते हैं। देखिए जो तापमान है, तापमान को हमें मालूम है कि डिग्री सेल्सियस में हम मापते हैं, और ये डिग्री सेल्सियस पैमाने में से अगर 100 डिग्री है तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये उबलने वाला ताप होता है, जल के उबलने वाला, और 0 डिग्री सेल्सियस ये जमने वाला ताप होता है। वायु दाब क्या है इसको समझते हैं। देखिए क्या हम महसूस करते हैं कि वायु हम पे दाब डालती है? जी हाँ, वायु हम पे बहुत ज़्यादा दाब डालती है, लेकिन हमें दाब समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों? हमारा जो अंदर जो ब्लड है ये भी सर्कुलेट कर रहा है, तो हमारे अंदर ब्लड का दाब भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे जो बाहर का जो दाब है, जैसे तो देखिए मान लीजिए कि हम हैं ये, ठीक, और यहाँ पर हमारा जो क्या है कि दाब तो हम बाहर से लग रहा है, लेकिन हमारे इधर का अंदर का जो ब्लड है ये भी बाहर की ओर दाब डाल रहा है, तो इसलिए ये दाब क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, इसलिए हमें दाब समझ में नहीं आता है। और पृथ्वी पर जैसे ही हम ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो वायु दाब क्या है, घटने लगता है। तो ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है इसमें लगने वाला जो भी वायु का दाब है वो वायु दाब कहलाता है। और पृथ्वी पे यदि हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब घटने लगता है। और वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पे होता है, जो समुद्र की तल होती है वहाँ पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से हमारा जो वायु दाब है ये मनुष्य को भी प्रभावित करता है। अगर हम ऊंचाई पर जाते जाएं तो क्या होगा कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि वायु दाब भी कम होता है। वायु दाब का मतलब है, कम होने का मतलब है कि वायु की मात्रा वहाँ कम होगी, तो इसलिए हमें वहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब जो मौसम होता है तो मौसम में भी इस वायु के दाब का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी जब मैंने बताया था कि वायु दाब एक चीज़ कि अगर वायु गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है, और यदि ठंडी होती है तो नीचे की ओर बैठती है। यदि वायु ऊपर की ओर उठेगी और गर्म होगी तो वहाँ पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर जैसे यहाँ पर वायु है, ये गर्म हुई और ऊपर की ओर उठ गई, तो
तो इसका मतलब है यहाँ पे निम्न दाब बन जाएगा। अब इस निम्न दाब को यहाँ पर फिर दूसरी हवा क्या करेगी, आके भरेगी। तो इसी देखिए ये जो क्षैतिज हवा चलेगी ना, इसी को हम पवन कहेंगे। मतलब कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए खूब सारी गर्मी हुई, ठीक है, तो यहाँ की हवा क्या हुई कि ऊपर उठने लगी, तो ये खाली स्थान यहाँ पे जो बचेगा उस खाली स्थान को क्या होगा आखिर, तो दूसरी जगह से वायु आके इसको भरेंगी। तो ये जो क्षैतिज हवाएं चलेंगी ये, इन्हीं को हम कहते हैं पवन। यहाँ पर देखिए ये है कि जो अंतरिक्ष होता है वहाँ पर बिल्कुल भी वायुदाब नहीं होता है, और हमें मालूम है कि हमारे शरीर का तो दाब होता है। तो अंतरिक्ष में यदि हम जाएं और वहाँ पर स्पेस सूट पहन के न जाएं तो क्या होगा कि हमारे शरीर का जो दाब है वो अंदर से पूरा बाहर की ओर हो जाएगा, और वहाँ पर हमारी नसें फट सकती हैं और हमारे शरीर का सारा ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा और मृत्यु हो जाएगी मनुष्य की। इसलिए हम वहाँ पर स्पेस सूट पहन के जाते हैं। अभी देखिए मैंने जो एक फैक्ट्स बताए थे आपको कि पवन जिस दिशा से आती है वही उसका नाम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये भी फैक्ट्स बताया गया है। अब देखिए जो पवन है वो मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। अभी जो हमने देखा कि जहाँ से पवन हवा चलती हैं, क्षैतिज हवाएं, वो पवन कहलाती हैं। तो पवन किस तरह की हो सकती हैं, 3 तरह की हो सकती हैं, 3 तरह का इनको विभाजन हुआ है। यहाँ पर देखिए इनके नाम हैं स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो 3 पवनें हैं यहाँ पे। स्थायी पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, उन्हें कहते हैं हम स्थायी पवनें। और मौसमी पवनें वो होती हैं जो मौसम के हिसाब से चलती हैं, मतलब मौसम में बदलती हैं, उन्हें हम कहते हैं मौसमी पवनें। स्थानीय पवनें जो स्थान विशेष में चलती हैं उन्हें हम स्थानीय पवनें कहते हैं। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इस फिगर में देखें हम तो यहाँ पर देखिए कुछ पवनें दिखाई गई हैं। अगर हम बात करें ये पवनों की, ठीक है, ये पवनों की देखिए, तो ये पवनें क्या हैं, स्थायी पवनें हैं, ठीक है, और ये वो पवनें हैं जो हमेशा ऐसे ही चलती रहती हैं, हमेशा ऐसे ही चलती रहती हैं। तो ये पवनें हैं स्थायी पवनें, ठीक है। इसके साथ साथ में इनको हम व्यापारिक पवन बोलते हैं। और जब हम इस क्षेत्र में जाएं तो ये देखिए ये जो पवनें हैं ये पछुआ पवनें हैं, वैसे ही ये पछुआ पवनें हैं ये, तो ये हमेशा चलती रहती हैं, तो ये भी स्थायी पवनें। और एक ये ध्रुवीय पवनें। तो स्थायी पवनों को हमने देखा कौन सी, कि एक तो व्यापारिक पवनें और एक पछुआ पवनें और एक ध्रुवीय पवनें, ये होती हैं स्थायी। अब मौसमी पवनें जो होती हैं वो मानसून के हिसाब से चलती हैं, जैसे कि हमारे भारत में चलने वाला जो मानसून है उसे हम मानसून पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, स्थान विशेष में चलती हैं, जैसे कि लू है ना, ये लू स्थानीय पवन है जो उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलती है। इसके साथ साथ में स्थानीय पवनों में जो सागरीय पवनें और स्थलीय पवनें और जलीय पवनें भी आती हैं। देखिए यहाँ पे एक चक्रवात के बारे में दिखाया गया है। तो देखिए हमारा जो क्षेत्र है भारत का, तो भारत के क्षेत्र में से देखिए अगर हम ऐसे कहें कि हमारा ये और इस तरह से ये हमारा मान लीजिए ये भारत का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा समुद्र सागर, ठीक है। तो यहाँ समुद्र सागर या फिर बंगाल की खाड़ी जो है, यहाँ से इस ओर को क्या है कि पवनें चलती हैं, और यहाँ पर ये चक्रवात के रूप में पवनें आती हैं, तो इस एरिया को, हमारे इस पूर्वी एरिया को इफेक्टेड कर देती हैं। तो ऐसी पवनें जो बहुत ही तीव्र गति से आती हैं और वो पवनें हमारे भारत के इस पूर्वीय क्षेत्र को डिस्टर्ब करती हैं, बहुत तेज़ी से चलती हैं। ये अपने साथ वर्षा भी लाती हैं, पेड़ पौधों को बहुत सारा नुकसान करती हैं। इसके साथ साथ में जो वर्षा है, वर्षा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है ना, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, घर जो रहते हैं वो डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परेशान करता है चक्रवात फ्रेंड्स। तो ये चक्रवात जो है वो अधिकांशतः अक्टूबर में आते हैं। यहाँ पर 1999 में आए हुए एक चक्रवात को दिखाया गया है।
अब देखते हैं आर्द्रता क्या है। देखिए आर्द्रता का मतलब ये है कि जो हमारी वायुमंडल है, वायु राशि है, इसमें जो उपस्थित आर्द्रता मतलब जल की जो मात्रा है उसे ही हम कहते हैं जल वाष्प या आर्द्रता। ठीक है, तो ये जो आर्द्रता है ये वायु में किसी समय जलवाष्प की मात्रा है। जलवाष्प कैसे आएगी? अब देखिए बहुत सारा जो इधर पे पानी है, तालाबों में पानी है, नदियों में पानी है, समुद्र में पानी है, तो जब गर्मी होती है तो वो क्या है कि वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठने लगता है और हवा में मिल जाता है। तो जब वायु में वो मिल जाता है तो इसी प्रकार वो जलवाष्प बढ़ती जाती है और वायु जो है वो कैसी हो जाती है? आर्द्र हो जाती है। फिर जब ये आयु आर्द्र हो जाती है तो ये वाष्प गर्म होती है और ये ऊपर की ओर उठती है। तो अभी हमने एक चीज़ उसमें देखा था, जब हमने उसकी संरचना पढ़ी थी तो वायुमंडल की संरचना, तो हमने उसमें पढ़ा था कि नीचे सबसे क्षोभ मंडल था और उसमें से एक मैंने बताया था कि ये ताप की रेखा देखिए इधर को गई है, मैंने बताया था। तो ताप यहाँ पर क्या हो रहा था? कम हो रहा था, है ना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर। तो इसी प्रकार से जैसे वो ऊपर की ओर जैसे ही बढ़ती है वायु, तो यहाँ पर ताप कम होने लगता है। तो जो जलवाष्प है वो जलवाष्प ठंडी होके फिर से बूंदों के रूप में बदलने लगती है। जैसे और इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए एक भगोना है ना, उसमें आपने क्या किया कि गर्म करने को पानी रख दिया। ठीक है, अब जब ये गर्म होगा इसकी वाष्प ऊपर जाएगी, आप इसमें एक ढक्कन रख दीजिए, तब वो क्या होगा कि बूंदों बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब ऊपर की ओर बढ़ता है और ताप जब कम होने लगता है तो ये जो जलवाष्प है वो बूंदों के रूप में बदल जाती है। और जब जलवाष्प बूंदों के रूप में इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है कि वो ऊपर नहीं रह सकती है, तब वो वर्षा के रूप में फिर से नीचे आ जाती है और वर्षा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से वर्षा होती है। अच्छा, वर्षा के भी 3 रूप हैं, यहाँ पर देखिए दिखाए गए हैं। एक है चक्रवाती वर्षा, दूसरी है पर्वतीय वर्षा और तीसरी है संवहनीय वर्षा। यहाँ पर देखिए चक्रवाती वर्षा वो वर्षा होती है जो चक्रवात के कारण होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है कि देखिए यहाँ पर जैसे एक पर्वत है, ये ऊपर की ओर चढ़ी हवा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर ठंडी हो जाएगी तो ये वर्षा हो जाएगी। और संवहनी का क्या मतलब है कि संवहनी जो धाराएं हैं ये नीचे से ऊपर की ओर चला करती हैं, तो जैसे ऊपर जाएगी वायु ठंडी हो जाएगी तो वर्षा हो जाएगी। इस प्रकार से ये है। हालांकि अगले जो क्लासेज होंगी या जो कक्षाएं हैं उनमें से बहुत ही अच्छा ये और भी डिटेल दिया है, तो उसको हम और देखेंगे। देखिए ये समझ विकसित करने के लिए बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी समझ विकसित करती हैं। एक चीज़ और, जब देखिए जो वायु है जैसे ऊपर की ओर जाने पर ठंडी होगी और जलवाष्प ठंडी होगी, अगर वो वर्षा के रूप में पानी के रूप में नीचे नहीं गिर पाएगा तब वो क्या है कि बर्फ़ के रूप में भी वो अगर ज़्यादा ठंडी हो गई तो बदल जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है उन प्रश्नों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन सी गैस बचाती है हमें? यहाँ पे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो पता है आपको फ्रेंड्स, ओजोन बचाती है। ओजोन नीचे नहीं आने देती है पराबैंगनी किरणों को और इससे हमें नुकसान नहीं होता है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि ये नीचे होती है और सारी घटनाएं इसी पे होती हैं मौसम संबंधी। अगला है, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, जिनमें बादल नहीं होता, धुंध नहीं होता, कोहरा नहीं होता, वो कौन सी होती है? समताप मंडल। अगला है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? वायुदाब घटता है क्योंकि वायु विरल होती जाती है। जब वृष्टि तरल रूप में होती है, मतलब पानी रूप में होती है, वर्षा होती है, तो वृष्टि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका लेसन था फ्रेंड्स जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम अगले लेसन भी डिस्कस